नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेश मिश्रा एनजीआईटी ऑफिशियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में 52,699 पदों पे जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको संस्थान के माध्यम से इसके बारे में पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन हम अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक संक्षिप्त में 2 मिनट ज़्यादा, क्योंकि हमें पता है कि आपका समय इस समय पर कितना मूल्यवान है, तो आपका समय ना लेते हुए जल्दी से मैं एक बार उसके पाठ्यक्रम की चर्चा किए जाता हूं, उसके बाद में अपने विषय पे लौटता हूं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें 4 विषय पूछे जाएंगे, 4 विषय से संबंधित यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से 4 पार्ट में विभाजित रहेगा। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि यहाँ पे आता है जीके, फिर आता है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, उसके बाद आता है मैथमेटिक्स, इसके बाद आता है रीजनिंग। आपको जैसे कि पता होगा कि 38 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 37 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 38 क्वेश्चन यहाँ से मैथ से रहेंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जीके और जनरल हिंदी यहाँ से 75 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ से दोनों को मिला करके 75 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल अगर इनको हम दोनों को जोड़ दें तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और इंटू 2 यानी कि 300 मार्क्स का ये हमारा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम रहने वाला है। आपको हम जब अपनी रणनीति बनाएं उससे पहले आपको इसके विषय के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैथ हो गया, ये रीजनिंग हो गया, ये हिंदी हो गया, ये जीके हो गया। तो जैसा कि ट्रेंड रहा है कि हमेशा से सबसे ज़्यादा किसी भी सबसे ज़्यादा जो नंबर गेन करने वाले सब्जेक्ट होते हैं, अभी तक ये माना जाता था कि मैथ और रीजनिंग जो अच्छा कर लिया उसका सिलेबस सिलेक्शन 100% हो गया है। अभी तक किसी भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी को बहुत ही कम, या यूँ कहें कि उनका कोई स्थान नहीं रहता था, लेकिन जहां बात आती है राज्य सरकार की नौकरी के, राज्य सरकार की वैकेंसियों में, वहां हिंदी का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। आप अभी देखे होंगे कि वीडियो की अभी एग्ज़ाम हुआ है 26 और 27 जून को, जिसमें हिंदी 50 नंबर का रोल प्ले की है। मतलब सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आज के डेट पे अगर कोई है तो वो है हिंदी। आप हिंदी में सबसे ज़्यादा, मतलब जितना उसमें पूछा जा रहा है तो आप मैक्सिमम नंबर तक गेन कर सकते हैं, वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। और वो सबसे ज़्यादा अंक आपको सफलता दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। तो आप याद रखिए कि हिंदी की वजह से आप सेलेक्ट तो नहीं होंगे, लेकिन अगर हिंदी आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप बाहर जरूर हो जाएंगे। हिंदी आपको 2-4 कदम आगे ले जाएगा औरों से। जीएस का इतना वास्ट सिलेबस है, यहाँ पर कोई भी आदमी या कोई भी संस्थान ये दावा नहीं कर सकता है कि हम आपको पूरा प्राप्तांक या जो पूर्णांक वहाँ पे है वो आपको मैक्सिमम नंबर दिला पाएँ, लेकिन हिंदी में अगर आपने सही तरीके से मेहनत करी तो आपको पूरा का पूरा अंक मिल सकता है। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। और जैसा कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये 3 सब्जेक्ट, 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर आप मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। और मेरी बात ध्यान खोल के सुन लीजिए कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन यहीं पर होगा जो ये 3 सब्जेक्ट को सही तरीके से कवर कर लिया। इसमें आपकी तीनों में सबसे ज़्यादा, जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं, मैथ में आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। इसी तरीके से हिंदी में भी आप 37 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसमें मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। आप अगर हिंदी आपको अच्छी करनी है तो आप आज से ही लग जाइए। आज से ही जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अप टू डेट रहना है। A to Z जो क्वेश्चन सिलेबस में दिया गया है, आप सबसे पहले अपने उसमें सिलेबस लिखिए। जो सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन टॉपिक को एक एक करके आप अपने हाथों से लिखिए, और हर एक टॉपिक को आप जो यहाँ संस्थान में पढ़ाया जाएगा तो सबसे पहले उसका वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस पे मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको मैं कोई हवाई बातें नहीं करने जा रहा हूँ। आपका पाँव मैं ज़मीन पे रहे, मैं यही संस्थान की सबसे बड़ी बात है कि आपको हम हवा में नहीं उड़ाएंगे। कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि हाँ ये हमारे यहाँ संस्थान में जुड़ जाइए आपका सिलेक्शन पक्का, नहीं। हमारा एनजीआईटी परिवार, जैसा कि आपको जानते हैं कि जावेद सर, उनकी विश्वसनीयता ही सबसे बड़ी बात है। अगर उन्होंने कोई आपसे कोई वादा किया है तो आप मान के चलिए कि उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि उनकी पूरी टीम तैयार है और आपके साथ वो कुछ ऐसा लेके आने वाले हैं, उनको भरोसा है आप पे।
हमसे ज़्यादा आप पे भरोसा है। उनके जो दर्शक हैं, जो उनके स्टूडेंट हैं, हमसे ज़्यादा उन पे भरोसा है। भरोसा तो हम पे भी आपको है। हम और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कोई भी संस्थान, कोई भी शिक्षक ये दावा नहीं कर सकता है कि हम आपका सिलेक्शन 100% करा सकते हैं, लेकिन जब आप शिक्षक के बताए हुए मार्ग पर आप चलेंगे, क्योंकि चलना आपका काम है, कोई शिक्षक आपको चला नहीं सकता है। हम आपको पढ़ा सकते हैं, हम आपको सिलेबस दे सकते हैं, हम आपको सारे टॉपिक अच्छे से कवर करा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको, प्रैक्टिस आपको करना है, चलना उस रास्ते पे आपको है। तो आइए हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे से कदम ताल मिलाते हुए चलते हैं और इस वैकेंसी में अपना एक स्थान पक्का करते हैं। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। जैसे हम जब आपके लिए रूल बनाएंगे, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक उठाया, हमने मान लीजिए कि संधि उठाई, हमने संधि पढ़ाया आपको। संधि को हमने 3 भागों में बांटा है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हमने यहाँ पर आपको स्वर संधि के बारे में बताया। स्वर संधि के सारे नियम और जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दिया। फिर आप लिख भी लिए। लिख के अगर आप उसको ले जा करके साइड में रख दिए, आपको लिखने लगे यार हम तो पढ़ लिए हैं, अब तो हमारा हो जाएगा। नहीं, गलती यहीं पे कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन नियम आप हमारे नोट से देखिए और प्रैक्टिस। हम आपको इसीलिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस बैच भी लाएंगे, जहां पर जब हमारा एक यूनिट टेस्ट खत्म हुआ, हम आपको तुरंत उस यूनिट टेस्ट के बाद उसका यूनिट टेस्ट लेंगे, ताकि आप अपना मूल्यांकन तत्काल कर सकें। आपके ऊपर जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से आपके अंदर टेस्ट का बर्डन भी बढ़ता जाएगा। इसको आसान करने के लिए हम हर एक यूनिट के बाद आपको पूरी तरीके से टेस्ट दिलाएंगे। आप अपने आप को टेस्ट में अपने अंकों को देख करके अपना मूल्यांकन हर टॉपिक के बाद कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमारे साथ रहना है, हमें आपके साथ रहना है। चलिए हम शुरू करते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। उसको एक बार टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा एक पूरा टॉपिक सिनेरियो चेंज रहे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा, आप इसको तो नोट आपको पता ही होगा जैसा कि, तो सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के टॉपिक के बारे में कि हिंदी के क्या सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, हम आपको कैसे कैसे पढ़ाएंगे। तो हमने हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। कैसे हमने हिंदी को 3 भागों में बांटा है, आइए चर्चा करते हैं। कि जैसे कि किसी भी जैसे जो भी हम आपको हिंदी इस तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप सिर्फ यूपीपी के लिए हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं। किसी भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाएगी तो आप उसको कर ले जाएं। ये टारगेट बैच तो यूपीपी के लिए, लेकिन आपको इतना ज़्यादा उसका कंटेंट दिया जाएगा कि आप उत्तर प्रदेश यूपी SSSC नहीं, यूपी PSC का जो आयोग, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उसकी वैकेंसी जो RO में जो हिंदी पूछी जाएगी, आप उसको कर ले जाएं। तो हम आपका जो स्तर है यहाँ तक नहीं सीमित रखने वाले हैं, हम आपका वो स्तर यहाँ पे पहुँचाने वाले हैं। बस आपको हमारे साथ रहना। तो आइए शुरू करते हैं कि हिंदी को, जैसा कि हमने आपको बताया कि हमने हिंदी को 3 भागों में बांट लिया है। वो 3 भाग क्या क्या हैं, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी को हमने बांटा है कि सबसे पहले हिंदी में कौन सा भाग आता है। तो आपने, जैसा कि आपको सबको पता हो गया, व्याकरण खंड आता है। व्याकरण में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जैसे कि उसका एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि व्याकरण में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ की शुरुआत होगी वर्णमाला से, उसके बाद शब्द रचना। शब्द रचना में आपको आएगा तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, ये सारी चीज़ें आपके शब्द रचना में आ जाएंगी। उसके बाद आएगा आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया,
विशेषण, लिंग, वचन, कारक, रस, छंद, अलंकार, वाच्य, काल, अव्यय, निपात। ये टॉपिक आपके व्याकरण से संबंधित रहेंगे। हिंदी भाषा में जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तो हिंदी भाषा में व्याकरण का अपना एक अलग विशेष महत्व है। हिंदी व्याकरण, आप हिंदी जब पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण का लगभग आपसे जो पूछी जाएंगी जो सिलेबस में, लगभग 50% चीज़ें आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगी। ये टॉपिक से जैसे यहाँ पे 17 से 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको व्याकरण से देखने को मिलेंगे। ये जो टॉपिक दिए गए हैं यहाँ से लगभग 18 से 20 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम दूसरे में जब आते हैं तो आपको आइए देखते हैं, इसको भी हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। आप एक बार सारे टॉपिक को देख लीजिए। वर्णमाला, शब्द रचना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, रस, छंद, अलंकार, वाच्य, काल, अव्यय, निपात, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। अब आइए हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि व्याकरण के बाद हिंदी में दूसरा टॉपिक क्या होने वाला है, जो हमने 3 भागों में हिंदी को बांटा है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ पे आ रहा है शब्द भंडार। इसी को वर्ड पावर भी बोलते हैं। वर्ड पावर यानी कि शब्द रचना, जो शब्द से संबंधित चीज़ें हैं, वर्ड पावर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ पे पूछी जाएंगी। जिस तरीके से इंग्लिश में वर्ड पावर का एक अलग विशेष महत्व हो रहा है आजकल, इन दिनों जो एक नया ट्रेंड चला है, आप किसी भी एग्जाम को देख लीजिए, चाहे वो यूपी लेखपाल का हो या यूपी जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिए, हर जगह पे वर्ड पावर का एक अलग विशेष महत्व हो रहा है। यहाँ से भी लगभग 30 से 40 परसेंटेज प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, सबसे हिंदी का सबसे टफ टॉपिक अगर कोई है, जहाँ पर बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, वो यही टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है। परेशान क्यों करता है ये टॉपिक? परेशान इसलिए करता है क्योंकि ये वर्ड पावर है, ये अथाह है, आप इसको रट नहीं सकते हैं, इसका कोई नियम नहीं हो सकता, इसका सिर्फ और सिर्फ अभ्यास किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि एक बार उसका जो पूरा का पूरा टॉपिक रहता है, सबको पढ़ लिए तो उनको लगता है कि बस अब तो हमने इसका सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, लेकिन गलती यहीं पे होती है। ये सब्जेक्ट को फिनिश करने का विषय नहीं है। वर्ड पावर एक ऐसा है, ये अभ्यास करने का। आप जितना शब्दों को पढ़ेंगे, कुछ भी आप पढ़ेंगे, तो आपका वर्ड पावर मजबूत होगा। आप इसका अभ्यास कीजिए। जैसे वर्ड पावर में टॉपिक है, हम आपको टॉपिक के माध्यम से बताते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा जाएगा। यहाँ पे आता है आपका पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, लोकोक्ति, एवं मुहावरा, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। ये वर्ड पावर से संबंधित चीज़ें हैं।
अब आप बताइए कि पर्यायवाची कितनी पर्यायवाची आप याद कर पाएंगे? एक एक शब्द की 50-50 पर्यायवाचियाँ होती हैं। क्या आप सारी पर्यायवाचियाँ याद कर सकते हैं? नहीं। फिर कैसे तैयारी की जाए इसकी? इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाइए, वहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कलेक्शन रखिए, वहाँ से वर्ड पावर को तैयार कीजिए। हम भी आपको डेली इसका 25 से 30 वर्ड का कुछ ऐसा हम करने जा रहे हैं कि हम आपको डेली प्रैक्टिस के लिए 25 से 30 वर्ड दें, उसका PDF आपको दे, आप उसको प्रैक्टिस करिए डेली। अगर आपने ये सोचा कि हमने एक बार इसको एक साथ हम पढ़ लेंगे, सबसे बड़ी भूल है। ये वर्ड पावर डेली पढ़ने की चीज़ है। अगर आप इसको व्याकरण की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, साहित्य की तरह पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो सबसे बड़ी गलती आप यहीं पे कर रहे हैं। वर्ड पावर डेली पढ़ने की चीज़ है, अभ्यास करने की चीज़ है। तो आप देख लिए कि वर्ड पावर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये चीज़ें आ गई वर्ड पावर में। इसके बाद आता है आपका तीसरा खंड आता है, जहाँ पे हम बात करेंगे साहित्य खंड की बात करेंगे कि हिंदी में तीसरा पक्ष आता है साहित्य, जो कि लगभग सभी को परेशान करता है। इतने लेखक हुए, आप उनको ये नहीं कह सकते कि हम किसको छोड़ें किसको याद करें। कितने कालखंड हुए, हर कालखंड में इतने लेखक हुए, और हर लेखक की 20 से 25-30 रचनाएं। कभी कभी हद हो जाती है कि उन्होंने पात्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मनु और श्रद्धा आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि ये किस कहानी या किस उपन्यास के ये पात्र हैं, आप बताइए। आप सबसे पहले तो आप ये पढ़िए कि किस विधा की रचना है, ये किस काल की रचना है, किस कवि की ये रचना है। फिर उसके बाद उस उपन्यास को पढ़िए, उसके बाद आप एक प्रश्न हल कर पाएंगे। कितना टफ है, लेकिन आपको इतने सरल तरीके से ये बताया जाएगा कि आपको साहित्य खंड में बिल्कुल भी अचरज नहीं होना चाहिए कि आप सारा का सारा प्रश्न करेंगे। यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं, जितनी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, या आजकल जो एक ट्रेंड बना हुआ है कि पत्र पत्रिकाओं से पूछा जाता है, जो पुराने साहित्यकार रहे हैं या पुराने बहुत ही कोई भी ऐसा व्यक्तित्व जो फेमस पर्सनालिटी रहा हो, उसने अगर कोई किताब लिखी है, जैसे कि नेहरू जी, जैसे कि गांधी जी, हिटलर, या दुनिया में मैकियावेली, जितने भी थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने की किताबों को पूछ दिया जाता है। तो आपको एक सम अप करके आ जाएगा कि आप जहाँ पर आपको मिसलेनियस के तौर पर आपको एक PDF में आपको वो चीज़ें रचनाएं दी जाएंगी, जहाँ पर आपको पूरे दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे राइटर जहाँ पर आपको दिए जाएंगे कि आप उन राइटरों को याद कर पाएँ। लेकिन इसका सही तरीका ये है कि आप इसके कोर पे चलें। हिंदी साहित्य को जैसे पढ़ा जाता है आप वैसे ही पढ़ें। इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसको हमने कालखंड में विभाजित किया है कि हिंदी साहित्य का जो सिलेबस पढ़ा जाता है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, हिंदी साहित्य में कौन कौन से काल डिवाइड किए गए हैं, तो हम उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम पहले उसको भी देख लेते हैं कि सबसे पहले तो दूसरा खंड हो गया कि शब्द रचना, तीसरा खंड है साहित्य खंड, साहित्य खंड, साहित्य खंड में हम आपको शुरुआत होती है आपकी, अगर आप देखें तो सबसे पहले इसका आता है आदिकाल। आदिकाल में वीर रस की प्रधानता होती है। आपने अगर देखा होगा, सुना होगा, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, नलपत नाल ने बीसल देव रासो। ये उस टाइम पे क्या कौन कौन से जितने भी रचनाएं होती थी कि ये रासो काव्य हो गया, आल्हा खंड काव्य हो गया, कि जो भी वीर रस प्रधान जो लिखी जाती थी वो आदिकाल उसको बोला जाता था। हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रथम चरण माना जाता है वो आदिकाल माना जाता है। उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है। इसका जो उत्तर मध्य पूर्व मध्यकाल होता है, एक होता है पूर्व मध्यकाल, दूसरा होता है उत्तर मध्यकाल। जो पूर्व मध्यकाल को बोला जाता है भक्तिकालीन कवि, भक्तिकाल भी बोला जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भक्तिकाल को बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा सूरदास जी को, आपने पढ़ा होगा मीरा को, आपने पढ़ा होगा रसखान को, आपने पढ़ा होगा हरिदास को, आपने पढ़ा होगा
तुलसीदास को। आपने पढ़ा होगा रहीमदास को, आपने पढ़ा होगा कबीरदास के दोहे पढ़े होंगे, ये सब के सब आते हैं आपके भक्ति काल में। भक्ति काल को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है सगुण काव्य धारा, एक होती है निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को बोला जाता है प्रेमाश्रयी और जान मार्गी, एक होता है प्रेमाश्रयी होता है। जो सगुण काव्य धारा होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक कृष्ण काव्य धारा जहाँ पर भगवान कृष्ण से संबंधित जितनी भी कविताएं रची जाती हैं, जैसे सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई, रसखान साहब हो गए। एक हो गई रामदास, राम से संबंधित हो गई। राम में जब आएंगे तो आपको मिलेंगे तुलसीदास, आपको मिलेंगे केशवदास और तमाम तरह के लोग होंगे। यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाता है कि अष्टछाप का कवि किसको, अष्टछाप का प्रधान किसको बोला जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा कि उत्तर भारत में भक्ति को लाने वाला कौन है, रामानुजाचार्य के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा। जो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी यहाँ पर, तमाम चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि भक्ति काल में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। हर एक राइटर को उसकी रचनाएं आपको बताई जाएंगी कि तुलसीदास ने किस काव्य में कौन सी रचना करी। इतना ही नहीं, उनकी भाषा कौन थी। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है। लोगों को लगता है कि तुलसीदास तो अवधी में लिखते थे, वहीं पे गलत कर देंगे, वो ब्रज भाषा में लिखा गया था। अभी हमें अच्छे से याद है कि यहाँ पे पूछा गया था कि रसखान किस काव्य के किस भाषा के कवि थे। अभी वीडियो में 26 या 27 तारीख की पहली मीटिंग में ये प्रश्न पूछा गया था कि रसखान किस काव्य के कवि थे। बहुत लोग गलत करके आए थे, उनको यही नहीं पता था। लोग कहते थे कि ये खड़ी हिंदी के कवि थे, या फिर बहुत सारे लोग बोलते थे कि उर्दू के कवि थे। मुसलमान थे इसलिए उर्दू होगा, सबसे उनको सरल, उनको ये लगा कि ये तो सबसे सरल है, हम छाप देते हैं। लेकिन नहीं, वो ब्रज भाषा के कवि थे और उन्होंने कृष्ण पे कविताएं लिखी गई। इसी तरीके से आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको याद रखना है, काल याद रखना है, काल के बाद कवि और कवि की रचनाएं। उसके बाद आता है आपका उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल बोला जाता है दोस्तों। रीतिकाल, रीतिकाल का समझते हैं मतलब क्या होता है? आज का जो गोदी मीडिया है ना, वही रीतिकाल है। राजा का जब चरण वंदन किया जाता था वही रीतिकाल था। रीतिकाल में जो भी कविताएं लिखी गई थी राजा के चरण वंदन में लिखी गई थी। वो वहाँ के कवि जो होते थे उनका पूरा का पूरा ध्यान एक पूरा कालखंड ही लड़कियों पे या फिर जो महिलाएं होती थी उनके भाव भंगिमाओं पे पूरा का पूरा काल निकाल दिया। 200 साल हमारे देश में यहाँ पर रति पे लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है रीतिकाल। रीतिकाल जब भी आए तो आप समझ जाइएगा आजकल का जो मीडिया है, हमारे इशारे को आप समझ गए होंगे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए, क्या हाल कर दिया है स्टूडेंटों का, आप तो समझ ही रहे होंगे। खैर, ज़्यादा विवाद में कुछ मतलब नहीं है, तो खैर आप आते हैं। इसके बाद रीतिकाल के बाद दूसरा काल आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, आधुनिक काल की शुरुआत होती है 1850 से। आधुनिक काल क्यों कहा जाता है? आधुनिक काल की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई? भारत गुलाम हो चुका था, अंग्रेजों का शासन भारत में आ चुका था। जो कवि थे राजाओं की सरपरस्ती में रहते थे, अब वो राजा जा चुके थे। अब राजा क्या करें, कवि कहाँ जाएं, उनको किसका प्रश्रय मिले? अब उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगी कि हमें देश के लिए कुछ करना है। उस दौर में फिर हमारे बीच में आए हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक अलग जगाने का काम किया और 1850 में जिस टाइम पे भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, ये सब तमाम लोग मिलकर के लड़ रहे थे, उसी दौर में साहित्य के माध्यम से क्रांति करने का काम किया आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत की शुरुआत होती है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ये 1850 से लेकर के 1900 तक का जो समय काल आता है वो बोला जाता है आधुनिक काल में। इसको बोल दिया जाता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर, उनके सम्मान में इसको युग को रख दिया गया। इन्होंने ना सिर्फ अपने आप से, उन्होंने अपने कलम से क्रांति लिखाई, बल्कि उन्होंने एक टीम बनाई। उस टीम के माध्यम से पूरे देश में क्रांति का अलग जगाने का काम किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उसी क्रांति का, उसी अलग का परिणाम हुआ कि हमारे देश में
महावीर प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद में हम महावीर प्रसाद द्विवेदी, तमाम ऐसे जयशंकर प्रसाद, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा, ये तमाम लोग आए, एक फौज खड़ी कर दी साहित्यकारों की, जिन्होंने साहित्य के माध्यम से अलग जगाने का काम किया और बाद देश की आज़ादी में बहुत बड़ा एक रोल निभाया। जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी कभी थकते थे, उनके अंदर मोराल डाउन होता था, तो वो लोग जाते थे और उनकी कविताओं को पढ़ के उनके अंदर एक जोश आता था, एक जुनून आता था, और उससे हमारे देश की आज़ादी में हमें आगे बढ़ने में हमें आसानी होती थी। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या तमाम ऐसे लोग, जो भगत सिंह, जो भी जिस भी क्रांति के थे, ये सब इनसे मोटिवेटेड होते थे। तो ये आता है भारतेंदु युग होता है। उसके बाद भारतेंदु युग के बाद आता है आपका 1900 से 1920 तक, इसको द्विवेदी युग बोला जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक थे, इनका संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिसने इसको परिष्कृत किया। पहले भारतेंदु युग तक जो कविता का माध्यम पद्य रचना होती थी और जो गद्य रचे जाते थे वो हिंदी में लिखे जाते थे। जो कविताएं लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी ब्रजभाषा में या अवधी में। लेकिन जब से द्विवेदी युग आया, महावीर प्रसाद द्विवेदी आए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी एक मंडली बनाई, जिसमें से मैथिली शरण गुप्त जैसे तमाम लोग आए। मैथिली शरण गुप्त की आप यशोधरा देख लीजिए, बहुत सारी उनकी कालजयी भारत भारती उन्होंने लिखी 1912 के आसपास में। तो जब ये आए द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो उन्होंने एक लेखक मंडल की स्थापना करी। उन्होंने लोगों को तराशा। वो स्वयं तो लिखते ही थे, लेकिन जो भी उनकी लेखक मंडली में जितने भी पूरे राष्ट्र से लेखक आते थे, उनको अपने हाथ से जांचते थे, उनको तराशते थे, उनकी कमियां बताते थे और उनको बताते थे कि आप कैसे बेहतर हो सकते हैं। उन्होंने एक पूरी तरीके से खड़ी मंडली खड़ी करती और हिंदी को, जो पहले गद्य की भाषा हिंदी हुआ करती थी, हिंदी को उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में स्थापित कर दिया। हिंदी को उन्होंने एक विशेष ऊंचाई तक पहुंचाया। उसके बाद समय आता है 1918 से 1936, इसको बोला जाता है छायावाद। छायावाद के 4 स्तंभ के बारे में आपने सुना होगा। पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। पंत, जब मैं बात करता हूं पंत यानी सुमित्रानंदन पंत। प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद से अच्छा नाटक शायद है कोई लिखता हो। निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ये तमाम लोग थे जिन्होंने हिंदी को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचाया। और इसके बाद आता है प्रगतिवाद, उसके बाद आता है प्रयोगवाद, उसके बाद आती है नई कविता। इस तरीके से हिंदी साहित्य का एक पूरा का पूरा खाका आदिकाल से लेकर के नई कविता तक में शुरुआत हो जाती है। उसके बाद भी बहुत सारे लेखक हैं, उनकी रचनाओं को भी याद किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे जो अवार्ड दिए जाते थे, जैसे साहित्य अकेडमी पुरस्कार हो गया, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ, इनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इनका पैरामीटर क्या होता है, कब किसको कहाँ किस तरीके से कौन सा अवार्ड मिला गया, ये सारी चीज़ें आपको दी गई। तो अभी हमने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। तो आप लोग इस चीज़ को देख लीजिए और आप हमारे साथ जुड़िए। ये हम यहीं पर आपको अपनी बातों को कह के समाप्त करते हैं और आप हमारे साथ जुड़िए। यकीन मानिए, आप जिस दिन यहाँ से निकलेंगे, हमारे संस्थान के जो भी नोट्स होंगे और किसी और अन्य संस्थान से आप मिलाइएगा, मूल्यांकन कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ आप यहाँ से निराश नहीं होंगे। ये संस्थान जो कहता है वो करके दिखाता है। अगर जावेद सर ने आपको वादा किया है आपके कंधे पे स्टार लगाने का, तो आप यकीन मानिए आपके कंधे पे स्टार जरूर लगेगा। लेकिन उसके लिए हमसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हम तो मेहनत करेंगे, आपके पीछे हम कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको हमारे कदम के साथ कदम ताल करना पड़ेगा। अपने इसी शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देता हूँ। जय हिंद।